नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा मासिक घटनाओं का सार संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य को। विश्व बैंक ने भारत को सर्वाधिक समानता वाला देश घोषित किया है। कौन से नंबर का? 4 नंबर का। पहले नंबर पर कौन है? स्लोवाक गणराज्य। 2 नंबर पर स्लोवेनिया। 3 नंबर पर बेलारूस। भारत 4 नंबर पर कितने स्कोर के साथ? 25.5 गिनी स्कोर के साथ। तो भारत विश्व का चौथा सर्वाधिक समतावादी देश है। मध्यम रूप से कम आय असमान श्रेणी में आता है। गिन्नी सूचकांक क्या है? किसी भी देश में लोगों के बीच आय, संपत्ति और खपत का बंटवारा किस प्रकार से होता है, यह गिन्नी सूचकांक बताता है। भारत सरकार ने ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। किस विभाग की है? भारी उद्योग मंत्रालय की। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देना। किसे वित्तीय सहायता दी जाएगी? N2 और N3 इलेक्ट्रिक ट्रकों को। निर्माताओं के लिए बैटरी पर 5 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर तक, वाहन पर 5 वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी देना अनिवार्य है। लगभग 5600 ई ट्रकों को मदद दी जाएगी। 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। ई ट्रक योजना के तहत प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत पहला देश है जिसने अपना एसडीजी लक्ष्य 5 वर्ष पहले पूरा कर लिया है। भारत अब 50.08% विद्युत गैर जीवाश्म ईंधनों से पैदा करता है। देश की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 484.82 गीगावाट। इसमें से 242.78 गीगावाट सौर, पवन, जल और परमाणु जैसे स्वच्छ स्रोतों से पैदा करता है। साथियों, सबसे ज्यादा ताप विद्युत से 242.04 यानी 49.2%। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा से यानी बड़ी जल विद्युत परियोजना सहित 234 गीगावाट यानी 48.27%। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट यानी 1.81%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। कब? 16 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, भंडारण तथा सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 6 साल के लिए लागू होगी। 2025-26 से 100 चयनित जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। 11 विभाग की 36 मौजूद योजनाओं को एकीकृत कर लागू की जाएगी। 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतांकों के माध्यम से मासिक रूप से निगरानी की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक राज्य या यूटी से कम एक जिले का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। 6 वर्षों के लिए घोषित इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 24,000 करोड़ रुपए। जिला स्तर पर योजनाएं जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से तैयार की जाएंगी। 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जनवरी 2018 में 112 सबसे कम विकसित जिलों में। इस योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच बढ़ाना। कौन से 100 जिले चुने जाएंगे? कम उत्पादकता वाले, कम फसल तीव्रता वाले, कम ऋण वितरण वाले। जिला स्तर पर एक जिला धन धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत करेंगे।
यह योजना 3 स्तरों से क्रियान्वित की जाएगी, जिला स्तर से, राज्य स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से। केंद्र स्तर पर 2 टीमें होंगी, एक केंद्रीय मंत्रियों के अधीन और दूसरी सचिवों और विभागीय अधिकारियों के अधीन। प्रत्येक जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर में रबी के सीजन से की जाएगी। प्रत्येक जिले को तकनीकी ज्ञान साझेदार के रूप में केंद्रीय या राज्य कृषि विद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जो क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगा और निगरानी के लिए पोर्टल या डैशबोर्ड बनाया जाएगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जिला रैंकिंग सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। कॉपर और एल्यूमिनियम विजन दस्तावेज जारी किसने किए? केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कब किए? जुलाई 2025 में। कहां पर किए? हैदराबाद में। कॉपर विजन दस्तावेज के तहत साथियों 2047 तक तांबे की मांग में 6 गुना वृद्धि हो जाएगी। 2030 तक गलाने और शोधन क्षमता को 5 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की योजना है। एल्यूमिनियम दस्तावेज के अनुसार 2047 तक एल्यूमिनियम उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने की योजना है। बॉक्साइट उत्पादन को बढ़ाना है। रिसाइकलिंग दर को कितना करना है? 2 गुना। कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकी को अपनाना भी इसमें शामिल है। रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है 3 जुलाई 2025 को, जिसमें क्या है? भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का रोड मैप। वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी केवल 3.5% है। 2030 तक इसे बढ़ाकर 5 से 6% किया जाएगा। 2040 तक 12%। 2040 तक $1 ट्रिलियन व्यापार करने की क्षमता स्थापित की जाएगी। व्यापार घाटे को कम किया जाएगा। घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। वैश्विक भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। साथियों, SBI रिसर्च और कोलियर्स ने 2 रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि व टेक में बाजार में उभर रहा है। SBI रिपोर्ट क्या कहती है? 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में कुल वृद्धि में भारत का योगदान कितना रहा? 6.7%। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था कितनी है? $4,118 बिलियन। इसमें भारत का योगदान कितना है? $297 बिलियन। SBI का योगदान वैश्विक वृद्धि में 1.1% था, जो भारत के योगदान का लगभग 16% है। कोलियर्स रिपोर्ट क्या कहती है? 2025 में दुनिया के 10 टेक बाजारों में भारत शामिल है। भारत का बेंगलुरु शहर, टोक्यो जापान और बीजिंग चीन के साथ एशिया में शीर्ष 3 शहरों में शामिल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की कुल टेक प्रतिभा का 69% हिस्सा भारत में है। भारत ने अपना इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 5 साल पहले ही 2025 में पूरा कर दिया है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा विनिर्माता संघ इस्मा द्वारा 25 जुलाई 2025 को जानकारी साझा की गई। 2014 में मात्र 1.5% था। 2025 में 20% हो गया, यानी 11 वर्षों में लगभग 13 गुना की वृद्धि हुई है। जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया गया। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बढ़ते उपयोग से CO2 उत्सर्जन में 698 लाख टन की कमी आई है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को किसने घोषित किया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। कब? 18 अक्टूबर 2025 को। SBI के अध्यक्ष कौन है? CS सेट्टी। IMF या विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में वॉशिंगटन DC में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग की 88वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इसमें खाद्यान्न श्रेणी में साबुत बाजारों के लिए सामूहिक मानक विकसित करने में भारत के नेतृत्व की सराहना की गई। साथियों,
FAQ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। यहाँ पर 14 से 18 जुलाई 2025 को कोडेक्स की 88वीं कार्यकारी समिति की बैठक की गई। भारत ताजी हल्दी और ब्रोकली के मानक विकसित करने के लिए सह अध्यक्ष का काम करेगा। साथियों, हमारे UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। UPI ने 650.26 मिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन किए, जबकि वीजा ने 639 मिलियन ही किए। दुनिया में UPI की हिस्सेदारी 48.5% हो गई है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में UPI के माध्यम से 261 लाख करोड़ रुपए के 185.8 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल से 41% अधिक हैं। UPI को शुरू कब किया गया था? 2016 में। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा। सबसे पहले UPI शुरू करने वाला फॉरेन कंट्री कौन सा था? नेपाल। यूरोप में फ्रांस। अब टोटल कितने देश UPI का इस्तेमाल करते हैं? टोटल 8 देश। साथियों, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और त्रिनिदाद और टोबैगो। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड गारमेंट में अप्रैल-जून 2025 में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 47% की वृद्धि हुई है। कुल 12.41 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन को, यानी टोटल अमेरिका को 60.17% का निर्यात किया गया। साथियों, हाल ही में USA ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। पहले 25% लगाए थे, बाद में एडिशनल 25% और बढ़ा दिए। अब 25% की और धमकी दे रहा है। रेडीमेड गारमेंट का कुल 4.19 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात को। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 34.11% रही। तो साथियों, 50% USA के टैरिफ के बाद रेडीमेड गारमेंट का निर्यात प्रभावित होगा, यानी अब भारत के कपड़े USA में महंगे हो जाएंगे। साथियों, कोई चीज़ जब महंगी हो जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, इसलिए भारत से होने वाले निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार से? भारत का निर्यात अमेरिका में कम होगा, क्योंकि लोग महंगी वस्तु कम खरीदेंगे। साथियों, आपको मांग और पूर्ति का नियम याद होगा। मांग और पूर्ति में कीमत किस प्रकार से मांग को प्रभावित करती है, ये आप जान गए होंगे कि यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है, और यदि कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। साथियों, एक देश में टैरिफ मांग पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है, जो किसी देश के आयात व निर्यात को नियंत्रित कर देता है। यदि कोई देश दूसरे देश पर टैरिफ लगा देता है तो उस देश में दूसरे देश की विदेशी वस्तुओं का आयात क्या होगा? कम होगा। स्थानीय उत्पाद को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा या दूसरे देश के आयात को बढ़ावा मिलेगा। जबकि यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर टैरिफ को कम कर देता है तो उस देश से होने वाली वस्तुओं का आयात बढ़ जाएगा, क्योंकि उस देश की वस्तुएं वहां पर सस्ती हो जाएंगी। तो साथियों, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इसका क्या मतलब होगा? भारत की चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। इससे अमेरिका भारत से कम आयात करेगा, और जबकि स्थानीय वस्तुओं की खपत बढ़ेगी। भारत का अमेरिका को निर्यात कम होगा और भारत के स्थानीय उत्पादों को नुकसान होगा। टैरिफ लगाने से साथियों, एक देश को क्या नुकसान हो सकता है? साथियों, यदि कोई देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है, जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया भारत पर, तो उन वस्तुओं की सप्लाई उस देश में कम होगी। इससे साथियों, टैरिफ लगाने वाले देश यानी अमेरिका में
वस्तुओं की पूर्ति कम होने से उसका मूल्य बढ़ जाएगा और वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। टैरिफ लगाना साथियों एक देश के स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, मगर वहीं साथ में महंगाई को भी जन्म देता है। साथियों जिस देश पर टैरिफ लगता है यानी भारत पर, तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में उस वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और वो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, मगर व्यापार कम होने से वहां पर नुकसान भी दिखाई देगा, यानी निर्यात कम होगा। कम निर्यात होने से साथियों उस देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। साथ ही उस देश के लिए उपलब्ध बाजार में भी कमी आती है। प्रसंस्कृत आलू यानी प्रोसेसिंग पोटैटो में उत्पादन और निर्यात में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आ गया है? गुजरात। कुल 80% हिस्सा है गुजरात का। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब। आलू की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? लेडी रोसेटा, कुपरी, चिप्सोना, सेंटोना। इसका साथियों 60% उपयोग वेफर या चिप्स बनाने में, 40% फ्रेंच फ्राइज बनाने में उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 2023-24 के दौरान अपनी सेकंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। ESG सिद्धांतों पर आधारित यह रिपोर्ट बताती है कि NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 20% की कमी की है। उत्सर्जन की तीव्रता 1 से घटाकर 0.8 कर दी है। 2015 की हरित राजमार्ग नीति के बाद 4.69 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। जल संरक्षण भी किया है, यानी जल उपयोग की तीव्रता में 74% की कमी की है। टेक दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ाई है। डेटा लेक 3.0 प्लेटफॉर्म को लागू किया है। इसमें आर्थिक महत्व देखें तो भारत के 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति को सफल करने में मदद करेगा। इसके अलावा संसाधनों की बचत होती है, स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सुंदर राजमार्ग विकसित होंगे। शासन में पारदर्शिता आने से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। साथियों देश का कार्बन क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण में भी वृद्धि होती है। सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं जिनके अनुसार जून 2025 में CPI पर आधारित मुद्रास्फीति दर या महंगाई दर 2.10% रही है। पिछले 6 सालों में यह सबसे कम स्तर पर है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय समय पर खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। इसमें साथियों परिवारों के भोजन, कपड़े, आवास और ईंधन जैसी वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा पर कितना खर्च करने की आवश्यकता है, इसके बारे में बताया जाता है। यह सभी आंकड़े कौन संकलित करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का? वर्ष 2012। RBI ने साथियों मुद्रास्फीति की दर 4% निश्चित की है। 2% इससे ऊपर या नीचे हो सकती है। जब किसी एक फिक्स अवधि में वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब इस मुद्रास्फीति को प्रतिशत में लिखते हैं तो इसे महंगाई दर या खुदरा मुद्रास्फीति दर कहते हैं। साथियों सरल शब्दों में समझें तो मुद्रास्फीति दर क्या है? कीमतों में उतार चढ़ाव। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। इसमें एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन 8 जुलाई 2025 को किया गया। यह इनोवेशन हब किसके द्वारा संचालित है? IIT रोपड़ द्वारा। उद्देश्य क्या है? कृषि के साथ IT को जोड़ना और किसानों को सशक्त बनाना। मसरेक साथियों UAE स्थित एक ऋणदाता है। इसे फिनटेक सिटी गुजरात के अंदर एक IBU यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई खोलने की मंजूरी मिली है। गिफ्ट सिटी गुजरात में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन है? मसरेक। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इसने मध्य पूर्व में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय यानी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया था जुलाई 2025 में। कहाँ पर किया? दुबई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% से घटाकर कितनी कर दी है? सही उत्तर होगा 6.5%। एक अमेरिकी टेक कंपनी जिसने 25 साल तक काम करने के बाद पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, वह टेक कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। किस अमेरिकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का वाणिज्य परिचालन शुरू करने का अंतिम नियामक मंजूरी पत्र मिल गया है? तो सही उत्तर होगा स्टारलिंक को। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।